मैं डॉक्टर अवधेंद्र प्रताप सिंह, सहायक आचार्य, कालीचरण पीजी कॉलेज, लखनऊ और एकेडमिक काउंसलर, इग्नू। प्रिय विद्यार्थियों, आज के अध्यापन का मुख्य विषय है मध्ययुगीन हिंदी कविता। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मध्ययुगीन हिंदी कविता मुख्यतः 2 खंडों में विभक्त है। खंड 1 के अंतर्गत 6 इकाइयाँ हैं, जिसमें विशेष रूप से भक्तकालीन हिंदी कविता पर चर्चा की गई है। इसी प्रकार खंड 2 के अंतर्गत मध्ययुगीन हिंदी कविता में रीतकालीन कविता की बात बताई गई है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीतकालीन कविता के अंतर्गत रीतबद्ध कविता, रीतसिद्ध और रीतमुक्त कविता या प्रवृत्तियों की चर्चा होती है। आज की अध्यापन का मुख्य विषय रीतकालीन कविता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हम लोगों ने इसके पूर्व में पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल पर विस्तार से चर्चा की थी और आज की इस अध्यापन में हम रीतकालीन कविता, रीतकालीन का नामकरण, रीतकालीन कविता का वर्गीकरण, उसकी मूल प्रवृत्तियाँ, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीतकालीन कविता आज का जो समय है, समय निर्धारण हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 तक के समय को रीतकाल की संज्ञा दी है। रीतकाल की जो कविता है, जिसे हम उत्तर मध्यकाल की कविता के रूप में भी याद करते हैं, करीब 200 वर्षों का इसका समय रहा है और इस 200 वर्षों में जिन कवियों ने रीतकालीन कविता की, उन पर विस्तार से हम आज चर्चा करेंगे। मुख्यतः रीत तत्व की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका जो नामकरण है, वो रीतकाल किया गया और इस काल के अधिकांश कवियों ने आचार्यत्व का निर्वाह करते हुए लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रीत ग्रंथों की रचना की, जिनमें हम लोग देखते हैं कि अलंकार है, रस है, नायिका भेद है, आदि काव्यांगों का विस्तार से विवेचन किया गया है। तो एक तरह से रीतकाल के अंतर्गत लिखी गई जो कविताएं हैं, वो कहीं न कहीं एक बनी बनाई व्यवस्था, एक बनी बनाई सुविधा के अनुरूप ही लिखी जाती थी, जिनमें हम लोग देखते हैं कि नायिका भेद या अलंकार या रस या श्रृंगार को प्रमुखता दी गई है। यद्यपि रीतकाल के पूर्व भी कुछ कवियों ने रीत ग्रंथों को रचने का प्रयास किया था, जिनमें सबसे पहले कृपाराम जी का नाम आता है। उनकी एक रीत ग्रंथ युक्त कविता है, रचना है हित तरंगिनी। हित तरंगिनी में उन्होंने रीतकालीन उस पैटर्न पर कविता रचने का प्रयास किया था। साहित्य लहरी जो सूर्यदास जी की रचना है, उसे भी रीत युक्त रचना हम मान सकते हैं। इसी तरह से नंददास ने रसमंजरी में रीत का निरूपण किया है। तो भक्ति काल में भी हमें रीत के अनुरूप कविताओं का रचना का रूप मिलता है, लेकिन उसका वो रूप नहीं मिल पाता है जो रीतकालीन कविताओं में हमें दिखाई देता है, या रीत निरूपण का जो बृहद स्वरूप हमें रीतकाल के अंतर्गत दृष्टिगत होता है। रीतकालीन कवियों में प्रमुख रूप से जिन्होंने रीत निरूपण किया, उनमें मतिराम का नाम आता है, चिंतामणि, भूषण पद्माकर देव इत्यादि ने रीत ग्रंथों की रचना की। रीत काल के नामकरण को लेकर के भी विद्वानों के मध्य कई मतांतर हैं, जिनमें डॉक्टर चार्ल्स ग्रियर्सन ने रीत काल को रीत काव्य की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जो रीत का काल है, उसके लिए सबसे उपयुक्त नाम रीत काव्य है, क्योंकि इस युग में जो कविताएं लिखी जा रही थी, वो कहीं न कहीं किसी रीत का अनुकरण करते हुए लिखी जा रही थी, तो इसका सबसे उपयुक्त नाम उन्होंने रीत काव्य सुझाया। इसी प्रकार से मिश्र बंधुओं ने इसके लिए अलंकृत काल का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इसका नाम, सबसे उपयुक्त नाम अलंकृत काल कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं इसे रीत काल की संज्ञा दी थी और उत्तर मध्यकाल को भी उन्होंने स्वीकार किया। और
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रीत काल को कहा। उनका मानना था कि रीत काल में जो भी रचनाएँ लिखी जा रही हैं, उसका जो केंद्र विषय है, केंद्रीय विषय है, वो श्रृंगार है। कोई भी कवि श्रृंगार को प्रमुखता देते हुए, श्रृंगार को आधार बना करके ही अपनी रचना करता है। इसलिए सबसे उपयुक्त जो नाम है, वो श्रृंगार काल है। और इनकी बात से बहुत सारे विद्वानों में मतभेद था और इसी को देखते हुए डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने एक नया नाम दिया और इसे उन्होंने कला काल कहा। उनके अनुसार रीतकालीन जो काव्य है, जो कविता है, उसे कला काल कहना सबसे उपयुक्त होगा। वहीं पर त्रिलोचन शास्त्री जी ने अंधकार काल का नाम की संज्ञा दी रीत काल को। उनका मानना था कि भक्ति काल के अवसान के बाद जिस युग का प्रारंभ होता है, वो एक तरह से उसकी कोई दिशा नहीं है, उसका कोई गंतव्य नहीं है और एक दिशाहीन कविता है और इसलिए उन्होंने इसके लिए नाम सुझाया कि अंधकार काल कहना 1700 संवत से लेकर के और 1900 तक के मध्य रची गई रचनाओं के लिए सबसे सटीक रहेगा। रीत काल नामकरण अधिक उपयुक्त है। अधिकांश विद्वानों ने रीत काल को ही सबसे सटीक नाम माना है और क्योंकि ये प्रवृत्त मूलक नाम है और ज्यादातर आचार्यों ने, विद्वानों ने इस नाम को स्वीकार किया है। तो हम लोग देखते हैं कि रीत काल का जो प्रारंभ था, जिसमें रीत निरूपण केंद्रित ग्रंथ रचे गए, उनमें अधिकांश विद्वानों ने अपने-अपने तरीके से उस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और ज्यादातर विद्वानों का ये मानना रहा है कि रीत काल कहीं न कहीं से एक बनी-बनाई परिपाटी पर लिखी जाती हुई कविताएँ हैं और उसको रीत काल की संज्ञा देना, रीत काव्य की संज्ञा देना सबसे उपयुक्त होगा। संस्कृत में जो रीत शब्द है, उसका प्रयोग वामन ने एक विशेष संप्रदाय के रूप में किया है। वामन का मानना था कि विशिष्ट पद रचना रीति, मतलब विशेषो गुणात्मा कहकर उन्होंने विशेषत्व को स्पष्ट किया है और उन्होंने कहा है कि जो रीति है, वो एक तरह से विशिष्ट पद रचना है और जिसे हम लोग रीति कहते हैं। फिर उनका आगे इसी बात में वो अपनी बात बढ़ाते हुए कहते हैं कि ओज, प्रसाद, माधुर्य और कांति आदि काव्य के जो गुण बताए गए हैं और उससे युक्त जो रचना है, वो रीति है। अतः हम लोग देखते हैं कि जो रीति का अर्थ है, वो एक ओर वो शैली के रूप में रीत का प्रयोग होता है, दूसरी ओर एक पद्धति के रूप में रीत का प्रयोग हम लोग होते हुए पाते हैं और तीसरी तरह रीत एक मार्ग भी है। उस मार्ग पर चलने वाला जो रीत रचनाकार है, रीत का अनुयायी है, उसे हम रीत के रूप में निरूपित करते हैं। हिंदी में जो रीति शब्द है, इसका प्रयोग उपर्युक्त अर्थों से भिन्न रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ रीत ग्रंथ का तात्पर्य काव्यांग निरूपण करने वाले जो लक्षण ग्रंथ हैं, उनसे लिया जाता है। जिन ग्रंथों में अलंकार है, रस है, ध्वनि है, शब्द, शक्ति और नायिका भेद आदि काव्य तत्वों का निरूपण किया जाता है लक्षण के आधार पर, उन्हें हम रीत काव्य कहते हैं, रीत काव्य कह सकते हैं। उदाहरण शैली में किया गया जो दृष्टांत होता है, उसे हम रीत के अंतर्गत रखते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो हिंदी में जो रीत का प्रयोग है, वो इसी रूप में हुआ है और इसी रीत ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ भी कहा जाता है। अधिकांश लक्षण ग्रंथ यद्यपि संस्कृत की जो काव्य शास्त्रीय परिपाटी रही है, उसके आधार पर लिखे गए हैं। इसमें से तो कुछ निश्चय ही प्रतिभाशाली आचार्य थे और कुछ ऐसे थे कि जो केवल कवि थे, वो आचार्य तो उनमें नहीं था, फिर भी उन्होंने परंपरा को ध्यान में रख करके रीत युक्त रचनाएं करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन अवलोकनीय है। उन्होंने रीत लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रख करके कहा है कि जो लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीत काल के सैकड़ों कवि वस्तुतः आचार्य कोटि के थे और वह कवि ही हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अपना व्यक्तिगत मानना था। कहने का आशय ये है कि जो रीतकालीन कवि हैं, ज्यादातर कवि हैं, उनमें वो कवि भी हैं और वो आचार्य भी हैं। अधिकांश कवियों ने जो कविता लिखते थे, वो आचार्यत्व का निर्वाह करने के लिए या उसे कहीं न कहीं से सिद्ध करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए उस
युग में उनको लक्षण ग्रंथों का निरूपण करना अनिवार्य होता था और यही कारण है कि अधिकतर कवियों ने काव्य रचना के साथ-साथ लक्षण ग्रंथों का निरूपण भी किया, लक्षण ग्रंथों की रचना भी की और इस तरह से रीत काव्य के कवियों को सामान्यतः हम लोग 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। रीतबद्ध कवि के रूप में, रीतबद्ध कवि को हम इस रूप में देख सकते हैं कि जिन कवियों ने अपने ग्रंथों में लक्षण ग्रंथ को मुख्यतः लिखा है, लक्षण ग्रंथों पर जिन्होंने अपनी रचना की है, वो रीतबद्ध के अंतर्गत ऐसे कवियों को रखा जाता है। रीतबद्ध के अंतर्गत जो भी कवि आता है, अधिकांश लोगों ने लक्षण ग्रंथों को प्राथमिकता दी है, लक्षण ग्रंथों की रचना की है, उन्हें हम रीतबद्ध के अंतर्गत देखते हैं। रीतिसिद्ध कवि वह हैं कि जो लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, उनका कोई भी लिखा गया एक भी लक्षण ग्रंथ नहीं है, किंतु रीत की जानकारी का उपयोग वह अपने काव्य ग्रंथों में करते हैं। जैसे हम बिहारी का नाम ले सकते हैं। बिहारी को रीत के लक्षण का या काव्यशास्त्र का, काव्यांगों का अच्छा ज्ञान था, किंतु उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, अपितु लक्षण ग्रंथ की जगह पर उन्होंने उस ज्ञान का, उस जानकारी का अपने काव्य में पूरा-पूरा उपयोग किया और ऐसे कवि रीतिसिद्ध कहलाए। तीसरी कोटि या तीसरी प्रवृत्ति जो हमें रीत काल में दिखाई देती है, वो रीत मुक्त कवियों की है। रीत मुक्त कवियों की विशेषता ये थी कि उन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही रीत की जो जानकारी का उपयोग उन्होंने अपने काव्य में किया। तो इस तरह से जो तीसरी कोटि के कवि के अंतर्गत रचनाकार या कवि हमारे सामने आते हैं, उन्होंने स्वतंत्र रूप से रचना की और इनमें घनानंद, आलम बोधा ठाकुर का नाम उल्लेखनीय है। इन रचनाकारों ने रीतकालीन उस परंपरा से परिचित होते हुए भी उन्होंने ना तो उस परंपरा का अनुकरण किया, ना ही लक्षण ग्रंथ लिखा और ना ही उस परंपरा में बद्ध करके या उस ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने काव्य में उसकी प्रस्तुति दी, अपितु इसकी जगह पर स्वतंत्र रूप से रचना करना उन्होंने श्रेयस्कर समझा। तो रीतबद्ध कविता से आशय है कि जो लक्षण ग्रंथ और उनके जो लक्षण ग्रंथकार हैं, अगर हम उनका संक्षेप में उल्लेख करें तो उनमें चिंतामणि का नाम हम लोग ले सकते हैं। चिंतामणि ने काव्य विवेक लक्षण ग्रंथ या उनका निरूपित ग्रंथ है। कविकुल कल्पतरु महत्वपूर्ण ग्रंथ है लक्षण ग्रंथ का, या श्रृंगार मंजरी। तो इस तरह से इनके ये 3 महत्वपूर्ण चिंतामणि के ग्रंथ है, जो उनके लक्षण ग्रंथ को ध्यान में रख करके लिखा गया है और इसमें उन्होंने इसकी स्थापना करने का प्रयास किया है। और इनके अलावा मतिराम ने भी लक्षण ग्रंथों की रचना की है। मतिराम द्वारा जो सृजित लक्षण ग्रंथ है, उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय मतिराज है, अलंकार पंचाशिका है, ललित ललाम है, वृत्त कौमुदी है और सत्सही है। इन काव्य ग्रंथों में उन्होंने लक्षण काव्य के लक्षण काव्य का जो शास्त्रीय व्यवस्था है, उसका उल्लेख किया है। और मतिराम के अलावा देव ने भी लक्षण ग्रंथ सृजित किए हैं। देव के महत्वपूर्ण ग्रंथों में भाव विलास है, भवानी विलास है और रस विलास विशेष उल्लेखनीय है। ये तीनों उनके लक्षण ग्रंथ हैं और इसके अतिरिक्त काव्य रसायन उनका एक भिन्न तरह का लक्षण केंद्रित ग्रंथ है। पद्माकर ने भी कई लक्षण ग्रंथों का सृजन किया था रीतबद्ध कविता के अंतर्गत, जिनमें जगत विनोद, पद्माभरण, प्रताप सिंह, गंगा लहरी और प्रबोध पचासा विशेष रूप से द्रष्टव्य है। प्रबोध पचासा में उन्होंने लक्षण ग्रंथों का सृजन करते हुए बताया है कि एक प्रभावी कवि के लिए आवश्यक है कि वो लक्षण ग्रंथों की रचना करें और उसकी अच्छे कवि होने की जो कसौटी है, उसके लक्षण ग्रंथ ही है। इसी प्रकार भिखारी दास ने काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश और छंद प्रकाश आदि लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। तो रीतबद्ध के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि चिंतामणि, मतिराम, देव, पद्माकर और भिखारी दास जैसे बड़े रचनाकार
लक्षण ग्रंथ लिख रहे होते हैं और आगे चल कर के इनसे प्रेरित होकर के कई सारे रीतकालीन कवियों ने लक्षण ग्रंथों का सृजन किया और इस तरह से मुख्य जो प्रवृत्ति के रूप में हमें लक्षण ग्रंथ रीतबद्ध कविता के अंतर्गत दिखाई देते हैं। रसलीन भी लक्षण ग्रंथ लिखे, उनमें रस प्रबोध उनका बहुत उल्लेखनीय लक्षण ग्रंथ है और अंग दर्पण 2 महत्वपूर्ण उनकी काव्य रचनाएँ हैं, जिसमें उन्होंने लक्षण का निरूपण किया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि रसलीन, पद्माकर, देव, भिखारीदास, चिंतामणि और मतीराम, इन लोगों ने विशेष रूप से लक्षण ग्रंथों का सृजन किया और रीतबद्ध कविता को उत्कर्ष तक पहुँचाया। रीति सिद्ध कवि के रूप में एकमात्र कवि हमारे सामने आते हैं बिहारीदास और उनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। इसमें इसे हम रीति सिद्ध के कोटि की रचना कह सकते हैं और रीति सिद्ध कविता के विषय में हमने पूर्व में ही बताया कि रीति सिद्ध वह कविता है जिसमें लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे गए, लेकिन जो रीतबद्धता की परिपाटी है, जो उसका ज्ञान है, जो रीत की व्यवस्था है, उसका उपयोग अपनी कविता में किया है इन कवियों ने और बिहारी सतसई इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें उन्होंने करीब दोहों में इसकी रचना की है और इसमें उन्होंने उस ज्ञान का पूरा-पूरा उपयोग किया है। इस प्रकार जो तीसरी प्रवृत्ति रीतकालीन कविता की दिखाई देती है, वो रीतमुक्त काव्यधारा है। रीतमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद, आलम बोधा और ठाकुर हैं। दुजदेव भी रीतमुक्त कविता के अंतर्गत रखे जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इन 4 कवियों का नाम आता है। घनानंद ने रीतमुक्त कविता यानी कि स्वच्छंद रूप से जो काव्य सृजन किया, जिन्होंने ना तो रीत सिद्ध या रीतबद्ध का अनुकरण किया, अनुपालन किया, बल्कि स्वतंत्र होकर के मुक्त होकर के उन व्यवस्थाओं से उन्होंने काव्य सृजन किया और जिनमें महत्वपूर्ण उनका ग्रंथ है, सुजान है, हित प्रबंध है, इश्क लता और पदावली उल्लेखनीय है। इन ग्रंथों में उन्होंने रीतमुक्त काव्य रचना की व्यवस्था नए सिरे से स्थापित की और पदावली, इश्क लता, हित प्रबंध, सुजान, इन रचनाओं में हमें कहीं न कहीं से मूल जो भाव है, वो प्रेम केंद्रित है। प्रेम को केंद्र में रख कर के इन्होंने रचनाएँ की। इनके समकालीन या रीतमुक्त दूसरे कवियों में आलम का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। आलम की एकमात्र रचना है जो मुक्त काव्य प्रवृत्तियों से युक्त है, वो आलमकेली है। आलमकेल में आलम ने जो कथा वस्तु बनाया है, वो प्रेम ही इसमें कथा मूल रूप से स्पंदित है और इसी आधार पे उन्होंने ये रीतमुक्त रचना की है आलमकेल। बोधा ने इश्कनामा, विरह बारिश 2 उनकी महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं और इनकी भी कविता का जो मूल विषय है, वो प्रेम ही है, मानवीय प्रेम है और उसके विविध रूप इसमें इंगित किए गए हैं। ठाकुर जो रीतमुक्त विशिष्ट कवियों में अपना स्थान रखते हैं, उन्होंने ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक 2 काव्य ग्रंथों का सृजन किया है और इन दोनों में जो मुक्त कवियों की मुख्य प्रवृत्ति है, कहीं न कहीं उसमें मानवीय प्रेम, अनुभूतियाँ और उसकी अभिव्यक्ति की प्रबलता की भावना व्यक्त होना, ये सब कुछ इनके काव्य में भी मिलता है उसी रूप में। इस तरह से रीतकाल के जो कवि हैं, वो आचार्य बनने का प्रयास ज़रूर करते हैं। हर कवि जो कहीं न कहीं से कविता कर रहा होता है, वो आचार्यत्व को सिद्ध करने के लिए लक्षण ग्रंथों का सृजन करता है या लक्षण ग्रंथ को रचने का प्रयास करता है। किंतु जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व में ही बताया कि उन्होंने प्रयास तो ज़रूर किया, लेकिन हर उस रीतकालीन कवि को वो आचार्य मान लेना उचित नहीं होगा। ये बात अलग की है कि उन्होंने आचार्यत्व को सिद्ध करने के लिए लक्षण ग्रंथों को रचने का प्रयास किया और लक्षण ग्रंथों को रचने का या रीतकालीन काव्य जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो संस्कृत साहित्य से रहा है और संस्कृत साहित्य की उस व्यवस्था को कहीं न कहीं वो हिंदी में रूपांतरित करके कुछ भिन्न तरह से व्यक्त करने का प्रयास करता है। किंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्य रूप से जो रीतकाल का रचनाकार है, उसमें अधिकांश कवि हैं और कुछ एक ऐसे हैं जिनको हम आचार्यत्व से ओतप्रोत देख पाते हैं, मान पाते हैं और जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कोटि का लक्षण ग्रंथ भी लिखा है।
या लिखने में उनको सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार से काव्य में, रीतकालीन काव्य में कला पक्ष की जो प्रधानता है या उसका उसमें जो चमत्कार की प्रवृत्ति है, वो काफ़ी प्रभावी रही है। और रीत काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, उन पर अगर हम लोग बात करें तो रीतकालीन संपूर्ण काव्य की जो मूल प्रवृत्ति है, वो हमें रीत निरूपण के रूप में हम देख सकते हैं, उसकी प्रवृत्तियों के रूप में, कि रीत निरूपण, रीतकालीन कविता की जो मुख्य धारा है, वो रीत निरूपण है। कहीं न कहीं से लक्षण ग्रंथों को सृजित करना और कविता को शास्त्रीय रूप में व्यवस्थित करना, कविता लिखने का एक व्यवस्थित मानक तय करना, बनाना और उसके अनुरूप काव्य सृजन के लिए प्रेरित करना रहा है। तो रीतकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में हम रीत निरूपण को देख सकते हैं कि रीत निरूपण करना रीतकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति रही है, जिनमें केशवदास की जो कवि प्रिया है, वो उल्लेखनीय है। केशवदास की कवि प्रिया या चिंतामणि की कविकुल कल्पतरु, मतिराम की ललित ललाम और भूषण का शिवराज भूषण और देव का रसविलास। इन ग्रंथों की में हम लोग रीत निरूपण के तत्व को महसूस करते हैं, पाते हैं। इनमें इनकी रचनाओं में के माध्यम से इन्होंने रीत निरूपण करने का प्रयास किया। इसी तरह से रीतकालीन कविता की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, वो इनकी इन कविताओं में निहित श्रृंगारिकता है। रीतकालीन का प्रत्येक कवि कहीं न कहीं से श्रृंगारपरक रचनाएँ करता आया दिखाई देता है। उसमें नायिका भेद है, नारी के सौंदर्य का अतिशयोक्त वर्णन है, उसके विभिन्न अंगों-प्रत्यंगों का अपने-अपने दृष्टिकोण से काव्य के रूप में सृजन है, उस पर रचना रचना है इस काल के कवि की। श्रृंगारिकता के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र ने शायद सच ही कहा है, उनका कथन है कि साँचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही है। यानी कि जो रीतकालीन कविता है, वो उसके चाहे जो भी आकार प्रकार या अभिव्यक्ति के तौर पर जो भी स्वरूप दिखाई देता हो, लेकिन उसके मूल में जो भावना है, जो स्पंदन है, वो श्रृंगारिकता ही है। यानी कि श्रृंगारिकता एक तरह से रीतकालीन काव्य की मूल प्रवृत्ति है। और रीत निरूपण के बाद यदि हम लोग किसी दूसरी प्रवृत्ति का अनुभव करते हैं, तो वो श्रृंगारिकता ही है। यानी कि रीत निरूपण के बाद कवि का जो सर्वाधिक ध्यान था, वो श्रृंगारिकता को काव्य में सृजित करना था। और जिसके लिए दृष्टांत के तौर पर हम लोग डॉक्टर भगीरथ मिश्र का यदि कथन देखें, तो उनका भी कहना यही है कि श्रृंगारिकता के प्रति जो रीतकालीन कवियों का दृष्टिकोण है, वो मुख्यतः भोग परक था। इसलिए प्रेम के उच्चतर गोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एक निष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदात्त पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर भगीरथ का जो दृष्टिकोण है, उससे उससे सहमत हुआ जा सकता है। रीतकालीन कवियों की जो काव्य रचना का दृष्टिकोण है, वो बहुत संकुचित है और उन्होंने प्रेम पर केंद्रित रचनाएँ ज़रूर की, लेकिन उन प्रेम पर केंद्रित रचनाओं में वो व्यापकता नहीं है, वो उदात्तता नहीं है, जो छायावादी कवियों में या उनकी कविताओं में हमें दिखाई देती है आगे चल कर के। और इनमें कहीं न कहीं से संकुचन है और श्रृंगारिकता के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, वो भोग परक ही है और कहीं न कहीं से उनके जो मानवीयता का अतिरेक है उसमें व्यक्त हुआ है। और यही कारण है कि प्रेम को लेकर के जो उच्चतर गोपानों की ओर उनका ध्यान नहीं जा पाया है, प्रेम के उस मूल बिंदु तक रीतकालीन कवि नहीं पहुँच पाता है, वो काया तक ही उलझ कर रह जाता है। और प्रेम में जो एक निष्ठता होती है, समर्पण की भावना होती है, जो उसमें त्याग और समर्पण का भाव होता है, वो रीतकालीन कवियों की कविताओं में उस रूप में नहीं दृष्टिगत होता है। तीसरी प्रवृत्ति के रूप में हम लोग अलंकारिकता को देखते हैं कि प्रत्येक रीतकालीन कवि अपनी कविता में अलंकारिकता को या अलंकार के प्रयोग को बहुत महत्व देता है और रीतकालीन लगभग हर कवि ने अलग-अलग या बहुतायत रूप में अपनी कविताओं में अलंकार का प्रयोग किया है। केशव की संदर्भ में एक उक्ति अ, देखने योग्य है
केशवदास कहते हैं कि जदप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित्त। तो केशव यहाँ तक कह देते हैं कि बिना श्रृंगार के, यानी कि कविता में जब तक रस नहीं होगा, छंद नहीं होगा, अलंकार नहीं होगा, तब तक कविता आकर्षित नहीं करेगी, तब तक पाठक उससे नहीं जुड़ पाएगा। उसी प्रकार से जैसे कोई स्त्री हो और वो बिना श्रृंगार के या कोई बिना श्रृंगार के सुशोभित नहीं होगी, आकृष्ट नहीं कर पाएगी, ठीक वही स्थिति कविता की होती है। कविता में यदि नए-नए उपमानों का, नए-नए अलंकारों का उसमें प्रयोग नहीं होगा, तो कविता हमें अपने से बाँध नहीं पाएगी। कविता के प्रति पाठक जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए कविता के लिए आवश्यक है कि उसमें अलंकारिकता का विशेष ध्यान रखा जाए। और रीतकालीन कवियों में हम देखते हैं कि अलंकारिकता, श्रृंगारिकता के बाद तीसरी कोटि की मूल प्रवृत्ति के रूप में दृष्टिगत होती है और इनकी कविताओं में अलंकारों का विलक्षण प्रयोग मिलता है। और हम लोग केशव की रचना में रामचंद्रिका में देखते हैं कि हर दूसरी पंक्ति में उसमें एक नया अलंकार आ जाता है और नए-नए अलंकारों का वो प्रयोग करते चलते हैं, एक झड़ी लगा देते हैं अलंकारों की। तो ये रीतकालीन कवियों की एक प्रमुख विशेषता रही है कि उनकी कविताओं में अ, लगभग साहित्य में विद्यमान जो उपलब्ध जो भी अलंकार हैं, उसका प्रयोग करने का रचनाकार प्रयास करता है। अलंकारिकता के अलावा रीतकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में आश्रयदाताओं की प्रशंसा का भाव दृष्टिगत होता है। रीतकालीन जो काव्य है वो कहीं न कहीं से सामंती व्यवस्था के उस कालखंड की कविता है ये। संवत 1700 से 1900 तक के मध्य लिखी गई कविताओं में जो कवि था वो कहीं न किसी राजा के दरबार में रहता था, राजा के आश्रय में रहता था। ऐसे में स्वाभाविक है कि जो रचनाकार जिसकी शरण में रहेगा, उसका गुणगान गाएगा या उससे प्रभावित होगा या उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है और उसकी रचना में कहीं न कहीं अपरिहार्य रूप से उस राजा का जो जिसने उन्हें आश्रय दिया है, उसकी सराहना का भाव आ ही जाता है। और ऐसे रीतकालीन कई कवियों में वो हमें ये भाव दिखाई देता है। हम लोग देखते हैं कि देव की बात करें, देव भवानी सिंह के दरबार में रहते थे और उन्होंने उनके लिए भवानी विलास काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके समाज के प्रति चिंतन के बारे में, दृष्टिकोण के बारे में और समाज के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा के बारे में उन्होंने इस काव्य ग्रंथ में चित्रण किया है, उनके उदात्त चरित्र के बारे में। तो कुशल सिंह के लिए भी उन्होंने कुशल विलास नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। तो देव की 2 महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, वो भवानी सिंह के और कुशल सिंह के ऊपर लिखी गई कविताएँ हैं इनमें। और इन कविताओं में, इन काव्य ग्रंथों में देव ने भवानी सिंह और कुशल सिंह के विषय में इतनी सूक्ष्मता से प्रकाश डाला है, विस्तार से वर्णन किया है कि किसी अनभिज्ञ पाठक को भी जिसने भवानी सिंह या कुशल सिंह के विषय में कुछ ना जाना हो, इन कविताओं को पढ़ करके उनके बारे में एक अच्छी धारणा उनके पाठक के बीच मन में उपज जाती है। तो ये एक रचनाकार की विशेषता ही है, उसकी रचना कौशल की ही बात है कि वो जो अ, अपने आश्रयदाता के विषय में लिखता है कविताओं में, वो इस तरह से पाठक को अपनी कविता से बाँध देती है। तो रीतकालीन काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति में आश्रयदाताओं की अतिशयोक्त प्रशंसा या अतिशय प्रशंसा के रूप में दृष्टिगत होती है। सूदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह के लिए सुजानचरित की रचना की थी। सुजानचरित में भी उन्होंने अ, सुजान सिंह के चारित्रिक उदात्तता पर प्रकाश डाला है, उनके निर्मल व्यक्तित्व और समाज के प्रति जो उनका लगाव था, उस पर प्रकाश डाला है। और इस तरह से उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा सुजान सिंह के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। भूषण ने भी भूषण वीर रीतकाल के प्रमुख वीर प्रधान कविता करने वाले रचनाकार हैं और भूषण ने भी अपने आश्रयदाता के प्रति काव्य रूप में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। शिवराज भूषण की रचना उन्होंने की, भूषण ने, और शिवा बावनी नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो कथन है, वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि शिवाजी और छत्रसाल की
झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसार अनुसरण मात्र नहीं है। इन 2 वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है अपनी काव्य में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात से सहमत नहीं हैं और इसे वो कहीं न कहीं से अ एक गलत आरोप मानते हैं कि रीतकालीन जो काव्य का वैशिष्ट्य है या कवियों का जो क काव्य रचना का उदात्त पक्ष है, उसको इस बात के आधार पर नकारा नहीं जा सकता है या अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि इस काल का जो कवि है, वो अतिशयोक्त वर्णन अपनी कविता में अपने आश्रयदाता का करता है या अतिरेक प्रशंसा करता है और जो कविता की कोटि के लिहाज से ठीक नहीं है और इस आधार पे वो एक अच्छी कविता नहीं है। शुक्ल जी इसका खंडन करते हैं और छत्रसाल या शिवाजी की शिवराज भूषण काव्य ग्रंथ के विषय में ही वो कहते हैं आगे कि ये एक तरह से भूषण की झूठी खुशामद नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं से इसमें रचनाकार का जो कौशल है, जो अभिव्यक्ति की क्षमता है, जो एक श्रेष्ठ कवि होने की जो कसौटी है, वो भी व्यक्त होती है। तो एक उत्कृष्ट रचनाकार को हम इस आधार पर नहीं रंग नकार सकते हैं कि वो जिसके आश्रय में रहता था, उसके बारे में जो वर्णन किया है, वो पूरी तरह से मिथ्या है या उसका कोई आधार नहीं है। तो रीतकालीन कविताओं में जो एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है, वो अपने राजाओं के प्रति, अपने आश्रयदाताओं के प्रति कृतज्ञता की भावना है। उनके प्रति काव्य के रूप में कृतज्ञता को ज्ञापित करने का एक आधार है उनकी कविता। तो इनमें हम लोग देखते हैं कि जो हिंदू जनमानस में शिवाजी को लेकर के एक धारणा थी और एक आदर का भाव बना हुआ था, उसी आदर की भाव को कविता के रूप में भूषण ने भी व्यक्त किया है। तो इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। यानी कि शिवाजी और छत्रसाल की हम इसे केवल झूठी खुशामद नहीं कह सकते हैं, बल्कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा का जो अनुसरण उन्होंने केवल इसमें अनुसरण मात्र किया है अपनी कविता में और इस तरह से इनकी कविताओं की जो उत्कृष्टता है इससे प्रभावित नहीं होती है और जो पाठक है वो उसको ये तय करना होगा कि जो रचनाकार है उसने किस कोटि की काव्य रचना की है, उसका सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए। तो रीतकालीन कवियों में हम देखते हैं कि आश्रयदाता की अतिशयोक्त प्रशंसा या अलंकारिकता, श्रृंगारिकता और रीत निरूपण इन प्रमुख प्रवृत्तियों के अलावा रीतकालीन कविताओं में हमें बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। रीतकालीन प्रत्येक कवि अपनी कविता के माध्यम से कहीं न कहीं चमत्कार उत्पन्न करना चाहता है। कहीं न कहीं वो कविता के विलक्षण प्रयोग के द्वारा कविता को इस तरह से पाठक के सामने लाना चाहता है कि उसको पढ़ करके और उसको लगे कि ये बहुत अद्वितीय तरह की कुछ रचना है, ये अभिव्यक्ति है। और साथ ही साथ बहुज्ञता की जो भावना है या प्रवृत्ति है, वो भी रीतकालीन कवियों में दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग बिहारी की यदि बात करें तो बिहारी के काव्य में हमें उनके दोहों में 719 दोहे, कई कुछ-कुछ विद्वान मानते हैं कि 723 दोहे उनकी बिहारी सतसई में संकलित हैं और इन दोहों में उन्होंने तरह-तरह के दोहे लिखे हैं और इन दोहों को पढ़ कर के बिहारी की बहुज्ञता का या उनके बहुत विविध क्षेत्रों में जो उनका ज्ञान है, उसका हमें अनुमान लगता है। बिहारी के दोहों के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि उन्हें ज्योतिष पर अच्छी पकड़ थी। ज्योतिष का वे अच्छा ज्ञान रखते थे और अपनी काव्य रचना में ज्योतिष के इस ज्ञान का वो पूरा-पूरा उपयोग करते हैं। चिकित्सीय दृष्टि से देखें तो आयुर्वेद का विज्ञान उन्होंने कविता के रूप में व्यक्त किया है। पुराण, गणित, नीति शास्त्र, काव्य शास्त्र, चित्रकला आदि का बहुत सूक्ष्मता से वर्णन उनके काव्य की रचनाओं में हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से रीतकालीन कवि में चमत्कार की प्रवृत्ति के साथ-साथ बहुज्ञता की जो वृत्ति है, वो भी दृष्टिगत होती है और ये कहीं न कहीं रीतकालीन कवि को उत्कृष्ट बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। रीतकालीन बिहारी के अतिरिक्त भी हमें चिंतामणि, केशवदास में ये प्रवृत्ति दिखाई देती है या भूषण हुए। तो इन कवियों ने अपनी रचनाओं को श्रृंगारिकता और प्रेम पर केंद्रित करते हुए भी
जो भाव व्यक्त किया है, उसमें उनकी बहुज्ञता का बोध हमें होता है। और इसी प्रकार बहुज्ञता के अतिरिक्त भक्ति और नीति परक जो काव्य रचना है, वो भी एक विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में हमें रीतकालीन कवियों में दिखाई देती है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन इस संदर्भ में द्रष्टव्य है। वे कहते हैं कि रीतकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं हो सकता। कहने का आशय यह है कि अ, रीतकालीन कविता में जो रचनाकार है, वो केवल भक्ति भावना से हीन होकर के केवल श्रृंगार पर केंद्रित होकर के या श्रृंगार परक रचनाएँ वो नहीं कर रहा होता है, अपितु श्रृंगारिकता के साथ-साथ कहीं न कहीं वो उस समय की जो अ, व्यवस्था थी, जो स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, उसको भी ध्यान में रख कर के अपने काव्य का विषय बनाता था। और इसी का परिणाम है कि श्रृंगार और प्रेमयुक्त रचनाओं के बावजूद रीतकालीन कविताओं में हमें नीतिपरक कविताएँ भी दिखाई देती हैं। हमें अपने आराध्य के प्रति भक्ति भावना से युक्त भी रचना दिखाई देती है। और डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन अक्षरशः सत्य है कि रीतकाल का कोई भी कवि भक्ति की भावना से मुक्त नहीं हो सकता है या भक्ति की भावना से रिक्त नहीं हो सकता है। और और वास्तव में वो था भी नहीं। उसमें कहीं न कहीं जो मूल भावना थी, वो वो भक्ति युक्त थी और उससे प्रेरित होकर के ही वो मानवीय प्रेम की ओर आकृष्ट होता था और एक विशिष्ट तरह की रचना वो करता था। इसे वो अपने शब्दों में मनोवैज्ञानिक आवश्यकता उस रचनाकार की बताते हैं कि उसके लिए भक्ति की शरण में रह कर के या भक्ति भाव को मन में रखते हुए ही काव्य रचना करना उसकी आवश्यकता भी थी। इसी प्रकार नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण रीतकालीन कविताओं की, रीतकालीन कवियों की जो मूल प्रवृत्ति है, वो उस रूप में दिखाई देती है। नारी के प्रति इन कवियों में अ, उनकी दैहिकता के आकर्षण के प्रति प्रतिबद्ध होकर के, ये बद्ध करके काव्य रचना करना, ये एक प्रवृत्ति के विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में हमें दिखाई देती है। यानी कि रीतकालीन जो कवि है, वो कहीं न कहीं नारी के शरीर तक ही केंद्रित होकर के रचना करता है। यही कारण है कि जहाँ भक्ति काल का समय काल 1375 से 1700 तक यानी कि करीब-करीब सवा 3 साढ़े 300 वर्षों तक रहा, वहीं केवल 200 वर्षों में रीतकालीन काव्य का अवसान हो जाता है। रीतकालीन कविता अपने चरमोत्कर्ष तक पहुँचकर अवसान की ओर उन्मुख हो जाती है। तो इस तरह से रीतकालीन जो कविता है, काव्य रचना है, वो कहीं न कहीं से केंद्रित थी और उसका मूल कारण था कि नारी के प्रति जो इनका दृष्टिकोण था, वो संकुचित था और वो कहीं न कहीं नारी के सौंदर्य तक ही अपने को केंद्रित रख पाए। उसके कायिक विभिन्न चेष्टाओं के प्रति उनका जो आकर्षण था, जो दृष्टिकोण था, उसे हम उनकी कविताओं के अभिव्यक्ति के रूप में देख पाते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अ, रीतकालीन कवियों की जो नारी विषयक दृष्टिकोण था, उस पर दृष्टिपात करते हुए कहा है कि यहाँ नारी कोई भक्ति या समाज के संपादन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उदाहरण मात्र है। यानी कि जो रीतकालीन कविताएँ हैं, वो कहीं न कहीं अ, नारी के विभिन्न नैक्शिक वर्णन तक केंद्रित हो जाती हैं और केंद्रित होकर के केवल वहीं स्थिर नहीं रहती हैं। उनका अपना दृष्टिकोण है कि वो मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है, यानी कि जो रचनाकार है, उसके भीतर की जो छटपटाहट है या इन तमाम तरह के बंधनों से मुक्त होने का जो उपक्रम है, उसका माध्यम बनती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि रीतकालीन कविताओं में नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण, भक्ति, नीतिपरक कविताएँ, बहुज्ञता या चमत्कार प्रदर्शन युक्त कविताएँ और विशेष रूप से अपने शरणागत के प्रति कृतज्ञता भाव में लिखी गई कविताओं के अलावा भी रीत निरूपण, श्रृंगारिकता और अलंकार युक्त कविताओं का चलन रीतकालीन कविताओं में हमें दिखाई देता है। अ, इसके अतिरिक्त प्रकृत चित्रण भी रीतकालीन कवियों ने किया है। सेनापति जैसे कवियों ने अपनी काव्य में प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है, जो वर्णन हमें आगे चल कर के छायावादी कवियों में पंत में दिखाई देता है। उसका कहीं न कहीं
प्रारंभ हमें सेनापति की कविताओं के रूप में दिखाई देता है। संकुचित जीवन दृष्टिकोण, इसमें कोई संदेह नहीं कि रीतकालीन काव्य की एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में हमें उनका जो जीवन दृष्टिकोण था, वो भी बहुत संकुचित था और बहुत कम दायरे में रह कर के उन्होंने चिंतन किया और एक विशेष दिशा में या विशेष वस्तु तक ही उनका चिंतन का सारा केंद्र रहा और लगभग कवियों में, रीतकालीन कवियों में ये जो संकुचित जीवन दृष्टि है, वो दृष्टिगत होती है। मुक्ति काव्य रचना रीतकालीन कवियों में एक तो ब्रज भाषा का प्रयोग विशेष रूप से किया। अधिकांश कवियों ने या सर्वाधिक कवियों ने ब्रज भाषा को ही अपनी कविता का विषय बनाया, कविता की व्यक्ति का माध्यम बनाया और एक तरह से मुक्त काव्य रचना रीतकालीन कवियों ने की। मुक्त कवियों के रूप में हम लोग मुक्त घनानंद, आलम बोधा, ठाकुर द्विजदेव इत्यादि रचनाकारों का उल्लेख करते हैं। इन लोगों ने मुक्त होकर के स्वच्छंद रूप में काव्य रचना की और अपनी रचना की भाषा का जो माध्यम बनाया, वो ब्रज भाषा बनाया। तो कुल मिलाकर के रीतकालीन काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, उसमें निहित जो मूल वृत्तियां हैं, वो इस रूप में हमारे सामने आती हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस काल का जो रचनाकार है, उसके चिंतन का, उसके दृष्टिकोण का जो दायरा है, वो बहुत सीमित था, बहुत संकुचित था और परिणाम स्वरूप रीतकालीन कवि की जो कविता थी, वो अधिक समय तक अपने पाठकों के साथ नहीं रख सकी और यही कारण है कि तकरीबन 200 वर्षों में रीतकाल जो अपने उत्कर्ष पर जाकर अवसान की ओर उन्मुख हो जाता है। 200 में रीतकाल का अवसान होता है और उसके बाद आधुनिक कालीन कविता का प्रादुर्भाव होता है और आधुनिक काल की कविताओं के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, भारतेंदु युग तक आते-आते रीतकालीन कविता समाप्त हो जाती है और एक नई तरह की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। तो ये रीतकालीन काव्य रचना का कुछ अपना स्वरूप था और इन रचनाकारों में अगर हम मुख्य रूप से केशवदास की संवाद योजना की बात करें, तो उनकी कविताओं में जो संवाद योजना थी, वो बहुत विलक्षण थी, अद्वितीय थी। उनकी संवाद योजना में पत्रानुकूलता थी, संक्षिप्तता या राजनीतिक दांव-पेच, पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना मुख्य रूप से उनकी कविताओं में व्यक्त हुई है। इसी प्रकार से भाषा का जो सरस रूप है, वो हमें केशवदास की संवाद योजना में दिखाई देती है। नाटकीयता और स्वाभाविकता एक तरह से केशव की काव्य रचना का प्रमुख गुण है और जिस तरह से उन्होंने रामचंद्रिका नामक अपने महाकाव्य में जो संवाद योजना निरूपित की है, वो रीतकालीन साहित्य को बहुत उत्कृष्ट रूप में स्थिर करता है और इसमें हमें दिखाई देता है कि उनके काव्य में नाटकीयता का जो पक्ष है, वो कविता को पाठक से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम बनती है और ये कहीं न कहीं इतना स्वाभाविक लगता है कि रचनाकार को एक अलग तरह के प्रतिनिधि रचनाकार के रूप में स्थापित करता है। इसी तरह से बिहारी की जो काव्य कला है, उनकी कविताओं के माध्यम से यदि हम देखें, तो भाषा की समाज से शक्ति एक बहुत बड़ी अ, अद्वितीयता है उनकी कविता में। वो समाज के माध्यम से समाज को की अभिव्यक्त भाषा का शक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं और बहुत कम शब्दों में मतलब गागर में सागर भरते हैं एक तरह से और अपनी अभिव्यक्ति को आधार देते हैं। कल्पना की जो समाहार शक्ति है बिहारी में, वो अद्वितीय है। वो इस तरह की कल्पना करते हैं कि पाठक को उनकी कविता को पढ़ कर के लगता है कि इसके पूर्व में उसने कभी इस तरह की कल्पना नहीं की थी या इस तरह का चिंतन नहीं किया था, सोचा नहीं था। तो ये बिहारी को एक उत्कृष्ट रचनाकार के रूप में हमारे सामने ले आती है। इसी तरह से भोग्यता का प्रदर्शन, श्रृंगार, रस प्रधानता और सरस प्रसंगों का वर्णन, ये रीतकालीन कवियों की अपनी विशेषता है, खास करके बिहारी की काव्य कला की विशेषता है। व्यंजना सौंदर्य, वियोग वर्णन और हाव अनुभाव इत्यादि का अनुपम चित्रण
बिहारी की कविताओं में हमें दिखाई देता है और ये कुछ ऐसे अवयव हैं उनकी कविताओं के, जो उन्हें एक श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में हमारे सामने ले आते हैं। बिहारी के अलावा भूषण की भी काव्य का जो अंतर्वस्तु है, उसे यदि हम समझ कर देखें तो भूषण की कविताओं में हमें मुख्यतः वीर रस की प्रधानता मिलती है और वीर रस युक्त कविताएँ भूषण को हमें दिनकर की याद दिलाती हैं और भूषण ने अपनी कविताओं में वीरता को जिस तरह से व्यक्त किया है, वो अनुपम है। देश प्रेम या सजीव युद्ध वर्णन, धार्मिक ग्रंथों, भावों की अभिव्यक्ति इत्यादि या शिवाजी की महत्ता का अ, सृजन उनके काव्य का विशेष गुण है, विशेष आधार है। तो इस तरह से रीतकालीन जो कवि हैं, उसपे भी विविधता इस रूप में ज़रूर दिखाई देती है कि रीतकालीन कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से वो केवल श्रृंगार तक अपने को सीमित नहीं रखता है, कुछ एक ऐसे रचनाकार रीतकालीन कविता के रहे हैं, जिन्होंने अ, रीतकालीन कविता की उस परिपाटी का अनुसरण करते हुए भी उससे भिन्न कुछ रचने का प्रयास किया और यही उसे अपने समकालीन रचनाकारों में अ, अलग अलग रूप में भी निर्मित करता है। तो हम लोग कुल मिलाकर देखते हैं कि जो रीतकालीन काव्य है, वो जहाँ भक्तिकाल का अवसान होता है, संवत 1700 से 1900 तक के मध्य ये अपने उत्कर्ष तक पहुँचता है और मुख्यतः इस कालखंड में लक्षण ग्रंथों की जो परिपाटी पर रचना करने वाले रीतकाल के सैकड़ों कवि थे। वस्तुतः आचार्य कोट में नहीं आते हैं, वो एक कवि ही हैं और ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चरितार्थ होता है, सटीक बैठता है। इस तरह से हम लोग रीतकालीन काव्य का जो संपूर्ण अवदान है हिंदी साहित्य में, वो अद्वितीय है और जिनमें हमें रीत मुक्त कवियों की अगर बात करें, तो उसमें घनानंद अ, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। घनानंद ने जिस प्रकार से रीतकालीन कविता को स्थापित किया या रीत मुक्त काव्य के माध्यम से उन्होंने जिस परंपरा की शुरुआत की, वो अद्वितीय है। संस्कृत में रीत शब्द का प्रयोग जैसा कि आचार्य वामन ने एक विशेष संप्रदाय के रूप में किया था और उसका परिवर्तन किया था और विशिष्ट पद रचना रीति वो कह कर के उन्होंने संबोधित किया था और ओज, प्रसाद, माधुर्य, कांति आदि गुणों से युक्त कविता को उन्होंने रीत का आशय बताया था। रीतकालीन कविता आगे चल कर के इस बात को चरितार्थ करती है और इसके अनुरूप ही हमें रचनाकारों के कविताओं में वो भाव दिखाई देता है। तो बिहारी के काव्य ग्रंथों में या बिहारी की काव्य रचनाओं में हमें वो भाव दिखाई देता है, भाषा की समाज शक्ति उनके दोहों में विद्यमान है, कल्पना की जो समाहार शक्ति है, चमत्कार प्रदर्शन है, बहुज्ञता का प्रदर्शन है, श्रृंगार रस प्रधानता है और सरस प्रसंगों का वर्णन है। बिहारी अपने दोहों में बहुत सरल और सहज सुंदर-सुंदर प्रसंगों का वर्णन विभाग करते चले जाते हैं और उसको पढ़ कर के पाठक सहज ही उस कविता से जुड़ जाता है। तो एक तरह से जो रीतकालीन कविता की स्वाभाविकता है या मानवीय सौंदर्य के प्रति जो आकर्षण का भाव है, उसके प्रति जो अभिव्यक्ति या व्यंजना है रीतकालीन कवियों की, वो हम पाठकों को अपने से जोड़ करके रखती है और यही कारण है कि रीतकालीन कविता आज भी व्यक्ति उतने ही चाव से पढ़ता है और उसमें डूब जाता है। कहने का मतलब ये है कि संवेदनाओं का जो मूल स्वरूप है, उसमें बहुत परिवर्तन नहीं होता है समय के साथ और संवेदना युक्त कविता होने के नाते खास करके जो मानवीय भावनाओं को, अनुभूतियों को जिस तरह से रीतकालीन कवियों ने व्यक्त किया है, वो अद्वितीय है। और इसे हम लोग रीतबद्ध अर्थात जो लक्षण ग्रंथकार हैं और उनके जो रीत ग्रंथ युक्त रचनाएँ हैं, उनमें दिखाई देती हैं। श्रृंगार मंजरी है, कल्पतरु है, कविकुल है या काव्य विवेक है। इन काव्य ग्रंथों में हम देखते हैं कि अ, लक्षण को किस तरह से अव्यक्त किया गया है, ग्रंथ लिखने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार से रीतकालीन जो उत्कृष्ट रचनाएँ हैं, जिसमें वृत्य कौमुदी है, ललित ललाम है, अलंकार पंचाशिका है, सतसई है, मतिराज है।
इत्यादि रचनाओं में हमें वो सारा वो भाव ये उस भाव का बोध होता है, वो वो उसमें वैशिष्ट्य दिखाई देता है। काव्य रसायन, रस विलास और भवानी विलास और भाव विलास आदि जैसी रचनाओं में देव ने जिस तरह से रीतकालीन काव्य को अपनी अभिव्यक्ति दी है, वो अवलोकनीय है। जगत विनोद या गंगा लहरी, प्रबोध रसायन, प्रबोध पचासा और पद्माभरण इत्यादि काव्य ग्रंथों में रीतकालीन काव्य का वह स्वरूप उभर कर सामने आता है। रीतकालीन कविता किस प्रकार से पाठकों से को अपने से जोड़ती है, पाठकों को आकृष्ट करती है, ये भाव उसमें सहज ही दिखाई देता है, इसका बोध होता है। श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश और काव्य निर्णय आदि काव्य ग्रंथ रीतकालीन काव्य को सही तरीके से व्यक्त करने में सक्षम है और इन कविताओं को पढ़ने से रीतकालीन कविता का जो भाव बोध है, रीतकालीन कविता का जो मूल स्वर है, जो मूल संवेदना है, वो उससे व्यक्त होती है और एक अनभिज्ञ पाठक भी उस काव्य के भावबोध से अपने को सहज ही जोड़ करके सहज महसूस करता है। इसी प्रकार से रीति सिद्ध कवियों में बिहारी सतसई अपने समय की बहुत चर्चित काव्य दोहा का संकलन है। उसमें दोहों का संकलन है। 723 दोहे इसमें संकलित हैं और ये इसमें गागर में सागर भरने की बात विद्वानों ने कही है कि ये दोहे देखने में बड़े सरल लगते हैं, सहज लगते हैं, छोटे लगते हैं, लेकिन जो इनकी मारकता है, जो इनका इन दोहों का प्रभाव है, वो विलक्षण है। इसके पूर्व किसी भी कालखंड के कवि ने इस तरह से प्रभावी दोहों की रचना नहीं की थी। तो रीतकालीन कविताओं का अवदान इस रूप में भी रेखांकीय है कि अपने पूर्व के रचनाकारों से भिन्न प्रकार की रचना की इन लोगों ने और उन रचनाओं का जो मूल स्वर था, जो मूल भाव था, वो भक्तियुक्त ना होकर के उसमें स्वच्छंद युक्त रचनाएँ भी उपलब्ध थीं, विद्यमान थीं और उसमें श्रृंगारपरक रचनाएँ भी थीं। उसमें श्रृंगारिकता के साथ-साथ रीतबद्धता का निर्वहन करती हुई काव्य रचनाएँ भी विद्यमान थीं। तो ये रीतकाल की अपनी उपलब्धि है, रीतकाल का अपना स्वाभाविक विकास गति है। हम लोग इसमें देखते हैं कि प्रेम भी इसमें श्रृंगारिकता के साथ-साथ अलंकारिकता या लक्षण ग्रंथों या बहुत ही विद्वतापूर्ण ग्रंथों की रचना के साथ-साथ एक स्वच्छंद रूप की काव्य रचना भी हमारे सामने आती है, जो रीतकालीन काव्य को रीतिगुण काव्य को विशिष्ट बनाती है और इनमें विशेष उल्लेखनीय कवियों में घनानंद का नाम लिया जाता है। उनका जो हित प्रबंध था या इश्कलता, पदावली और सुजान काव्य ग्रंथ है, वो बहुत विशिष्ट स्थान अपने में रखता है, क्योंकि इन रचनाओं में घनानंद ने प्रेम का जो उदात्त स्वरूप व्यक्त किया है, वो देखने योग्य है और काव्य के रूप में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग इन कविताओं में किया है। ब्रज भाषा की सहजता, सरलता और पाठक तक अपनी भावनाओं को पहुँचाने का और जो माध्यम ये भाषा बनती है और जितना प्रभावी बनती है, वो देखने योग्य है। विरह बारिश और इश्कनामा ये 2 रचनाएँ स्वच्छंद युक्त काव्य ग्रंथ के रूप में हमें उस समय की काव्य रचना से परिचय कराती हैं। काव्य में कला पक्ष की इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानता रही है। चमत्कार भी एक मूल प्रवृत्ति के रूप में हमें इस कालखंड की लगभग प्रत्येक कवि की रचनाओं में दिखाई देता है कि प्रत्येक कवि ये प्रयास करता है कि उसमें एक चमत्कार पैदा हो। केशवदास ने इसी चमत्कार और प्रदर्शन या कला पक्ष की प्रबलता को व्यक्त करने के लिए उन्होंने रामचंद्रिका की रचना की थी और रामचंद्रिका को कहा जाता है कि वो रामचरितमानस को भी ध्यान में रख कर के उससे श्रेष्ठ काव्य सृजन करने का प्रयास उन्होंने किया था। लेकिन उनके इस प्रयास ने उस रचना को अत्यधिक कठोर बना दिया, कहीं न कहीं उस रचना को अत्यधिक जटिल और क्लिष्ट बना दिया, जिसके नाते से पाठक उसे उस सहजता और सरलता के साथ नहीं अनुभव कर पाता है, जो रामचरितमानस को करता है। तो अतिशय अलंकार का प्रयोग या
कला पक्ष में जो प्रदर्शन का भाव इन रीतकालीन कवियों में आ जाता है, वो कविता को कहीं न कहीं शिथिल भी बनाता है, पाठक को उस कविता से दूर भी करता है। तो ये एक तरह से रीतकालीन कवियों की विशेषता भी है और उनकी विशेषता को कहीं न कहीं प्रभावित करने वाले तत्व भी इसी में विद्यमान हैं, जो उनकी कविताओं के प्रति आकर्षण को कम करते हैं और पाठकों के झुकाव को कम करते हैं। और उसका मूल कारण यही है कि जब प्रदर्शन के लिए, जब केवल कविता के लिए कविता की जाने लगती है, तो कविता कालजयी नहीं हो पाती है। कविता का जो जीवन काल है, वो बृहद और बड़ा नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कविता संकुचित हो जाती है और पाठक उससे अपने को अलग-थलग पाता हुआ महसूस करता है। तो रीतकालीन काव्य में हम लोग देखते हैं कि रीतकालीन कविता कहीं न कहीं से अपने समय को कम अभिव्यक्त करते हुए बहुत व्यक्तिनिष्ठ और नारी के मूल अवयवों तक ही केंद्रित हो जाती है और यही कुछ तत्व हैं जो कविता को अ, अवसान की तरफ ले जाती हैं। कविता को कालजयी के रूप में निर्मित नहीं कर पाती हैं। तो रीतकालीन कवियों में अधिकतर जो कवि थे, वो सब आचार्य थे या आचार्य होने का में प्रयासरत थे और यही चीज़ उनकी कविता में नीरसता भी ले आती है, जटिलता भी लाती है और अम, कहीं न कहीं उसकी श्रेष्ठता को भी प्रभावित करती है। डॉक्टर नगेंद्र ने शायद सच ही कहा था कि साँचा चाहे रीतकालीन कवियों का जैसा भी रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन उसकी जो मूल भावना थी, वो श्रृंगारिकता ही थी और ये जो मूल भाव श्रृंगारिकता तक केंद्रित करने की थी, वही उस कविता के विघटन का, उस कविता के क्षरण का भी आधार निर्मित करती है, का आधार बनती है। वहीं पर डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने भी जब इस बात पर अधिक बल दिया था कि श्रृंगारिकता के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, वो बहुत भोगपरक था, बहुत संकुचित था, बहुत संकीर्ण था और यही कारण है कि प्रेम के प्रति जो प्रेम के जो उच्चतर गोपान हैं, वहाँ तक इन कवियों की दृष्टि नहीं पहुँच पाती है। तो ये कवि कहीं न कहीं एक विशेष बिंदु तक अपने को सीमित कर लेता है, वहीं पर केंद्रित कर लेता है और जो उस कवि की भीतर की आंतरिक विशेषता थी या उस कवि को जो चीज़ें और आगे तक ले जा सकती थी, वो कवि वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। और यही कारण है कि प्रेम की जो अनन्यता है, एक निष्ठता है, त्याग है, तपश्चर्या है, समर्पण है और उदात्त रूप है, वो इन कविताओं में उस रूप में नहीं व्यक्त हो पाता है, जैसा हो सकता था। तो अ, कुछ ऐसे कारण हैं कि जो रीतकालीन कवियों को, रीतकालीन काव्य को उत्कृष्ट होते हुए भी और उत्कृष्ट नहीं बना पाते हैं, उन पर हम लोगों ने विचार किया। तो कुल मिलाकर के जो रीतकालीन काव्य है और उस रीतकालीन काव्य का जो अवदान है, वो इस रूप में भी रेखांकित किए हैं कि इस काल का जो कवि है, वो अपनी कविताओं में अ, मानवीय अभिव्यक्ति को केंद्र का आधार न बना करके वो नारी तक ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति को, काव्य व्यंजना को सीमित कर लेता है और इसकी इसी सीमित करने की जो धारणा है, जो सोच है, जो प्रयास है, उसकी कविता को क्षीण करता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो रीतबद्ध कवियों में चाहे चिंतामणि हो, मतीराम हो, देव हो, पद्माकर हो, इन सब ने कहीं न कहीं से जो काव्य रचना की और काव्य के माध्यम से जिस तरह के काव्य के स्वरूप को निर्मित किया, वो रीतकालीन काव्य को उत्कृष्ट तो बनाती है, लेकिन रीतकालीन काव्य का को जो सरल और सहज का भाव पक्ष है, वो इससे प्रभावित होता है। इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रीतकालीन जो संपूर्ण काव्य है, उसका अवदान इस रूप में है। तो आज के व्याख्यान में हम लोगों ने देखा कि रीतकालीन काव्य जो संवत 1700 से 1900 तक के मध्य का रहा है और रीतकालीन जो मूल प्रवृत्तियाँ थीं, वो कहीं न कहीं रीतबद्ध, रीति सिद्ध और रीतमुक्त के रूप में हमारे सामने आती हैं। रीतबद्ध के अंतर्गत रचना करने वाले मुख्यतः वो कवि थे, जो लक्षण ग्रंथों का सृजन करते थे, जो कवि थे, कवि होने के साथ-साथ जिनमें आचार्यत्व का गुण विद्यमान था। वहीं पर जो रीति सिद्ध कवि थे, जिन्होंने उस आचार्यत्व के बोध को जाना, समझा या उसके बारे में जानकारी रखी थी, फिर भी वो उससे भिन्न होने का प्रयास करते रहे।
तो इस तरह से रीतकालीन के इस अध्यापन का आज हम यहीं विराम देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।